पाली गांव के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। दोनों पति पत्नी अपना एक छोटा सा लड्डू का ठेला चलाते थे, लेकिन उनकी कमाई नहीं होती थी। ये सोचकर बंटी मजदूरी करने लगा। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उदास मन से बंटी को अपने घर में रहना पड़ता है। मैं आपके इलाज के लिए कुछ पैसे उधार मांग कर लाती हूँ। पता नहीं हमारा अच्छा समय कब आएगा। हमारे घर में तो बस मुसीबत ही आती है। लड्डू का काम अब और भी कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपका ख्याल भी तो रखना है। हाँ पीलू, मेरे एक्सीडेंट के कारण तुम पर और दबाव आ गया है कमाई का। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं तो तुम्हें आराम दे सकूं। तुम कड़क सेठ से पैसे मत लेना पीलू। तुम हरिया काका के पास जाना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसा कहकर पीलू पैसे मांगने के लिए हरिया काका के पास आई। हरिया काका, आपको तो पता है कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। हमारे पास तो किराया देने की भी पैसे नहीं है। आप मुझे कुछ रुपए उधार दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगी। अरे तुम परेशान मत हो पीलू, पैसे की चिंता मत करो। उधार का बोझ बहुत बुरा होता है हरिया काका। घबराओ नहीं, अपने लड्डू के काम को तेजी से करने का देखो। वैसे दुकान कैसी चल रही है तुम्हारे लड्डू की? मैं अकेले ज्यादा नहीं बना पाती हूँ और पैसे नहीं होने की वजह से ज्यादा सामान भी नहीं खरीद सकती हूँ, तो दुकान बहुत मेहनत करने के बाद भी आमदनी नहीं देती है। सही कह रही हो आप पीलू, अकेले का करने से परेशानी ज्यादा होती है। पक्षी तो तुम्हारे लड्डू की हमेशा तारीफ करते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक मशीन बना कर देने की कोशिश करता हूँ, जिसे तुम ज्यादा तेजी से ज्यादा लड्डू बना सको। शायद ये मुसीबत इसीलिए आई है कि तुम्हारे पास लड्डू बनाने की मशीन आ जाए। तो क्या मैं मशीन से लड्डू बनाऊंगी? हाँ, अगर ऐसा कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट लड्डू अगर सस्ते दाम में बेचेंगे तो अमीर गरीब सभी लोग खरीदेंगे। अरे ये आइडिया तो बहुत अच्छा है काका, मैं मशीन बना दूंगा। फिर 2 दिन बाद हरिया पीलू के लिए लड्डू बनाने की मशीन तैयार कर देता है और फिर पीलू उस मशीन में लड्डू बनाने लगती है और बहुत कम समय में वो बहुत सारे लड्डू तैयार कर लेती है और फिर उन्हें बेचने के लिए जाती है। पीलू की दुकान में सुंदरी आती है। वाह पीलू वाह, मशीन से लड्डू! इतना ही नहीं, तुम्हारे हाथ का स्वाद भी है इसमें। ऐसा लड्डू तो कहीं नहीं मिलते हैं। मैं अपने पूरे स्कूल के लिए इन्हें तुमसे ऑर्डर करती हूँ, 1000 लड्डू। सुंदरी मैडम, आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया। आपके ऑर्डर को मैं दिन रात मेहनत करके जरूर पूरा करूंगी। अरे पीलू बहन, 5 रुपए में इतने स्वादिष्ट लड्डू कहीं नहीं मिलते हैं। मैं तो अब हमेशा यहीं से लड्डू खरीदूंगी। पैसे आने पर पीलू बंटी का बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराती है। वो जल्द ही ठीक हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी लड्डू बनाते हैं। हरिया को उसके उधार के पैसे लौटा देते हैं। हरिया काका, आपको बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो हमारा भला नहीं होता। हरिया काका, आपने हमारा जीवन ही बदल दिया। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और ऐसे ही कुछ ही महीनों में आसपास के गांव में भी पीलू के लड्डू की पहुंच बढ़ जाती है और मुनाफा भी बढ़ जाता है। अब पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वल्लभपुर नगर के गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू एक कुम्हार था और अपने चक्री में बच्चों के लिए छोटे छोटे मिनी खिलौने बनाता था। उन्हें बेचकर वो अपने परिवार का जीवन यापन करता था। एक बार उसकी दुकान में कड़क सेठ अपने कुछ गुंडों के साथ आता है और बबलू और पीलू को धमकाते हुए कहता है, सुनो बबलू पीलू, यहाँ से तुम लोग अपनी दुकान समेट लो। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी खिलौने की दुकान लगाने वाला हूँ। तो बबलू कहता है, कड़क सेठ, ये दुकान मेरी बाप दादाओं के जमाने से है। मैं यहाँ पर अपना खानदानी काम कर रहा हूँ।
तुम चाहे कितनी भी बड़ी दुकान खोल लो, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। तो कड़क कहता है, लगता है तुम अपने बाप दादाओं का नाम अपनी दुकान के साथ मिट्टी में मिलाना चाहते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। कड़क वहाँ से चला जाता है। पीलू कहती है, सुनिए जी, ये कड़क सेठ बहुत ही खतरनाक आदमी है, हमें इससे बचकर रहना चाहिए। मैं देवी माँ से प्रार्थना करूँगी कि वो हमें सुरक्षित रखे। पीलू देवी से प्रार्थना करने लगती है, लेकिन उसी रात कड़क अपने गुंडों के साथ बबलू की दुकान में तोड़ फोड़ कर देता है। अगले दिन जब बबलू दुकान जाता है तो देखता है कि उसकी दुकान तहस नहस हो गई है। पीलू देखो, कड़क ने हमारी दुकान को कबाड़ा बना दिया है, हम गरीब तो बर्बाद हो गए। तो पीलू कहती है, आप चिंता मत करो जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने देवी माँ से प्रार्थना की है, वो बेकार नहीं जाएगी। तो बबलू कहता है, लेकिन पीलू इसमें क्या अच्छा है, अब मैं नया चाक और नई मिट्टी कहाँ से लाऊं? उसके लिए पैसे भी तो लगेंगे ना। दुकान के साथ साथ खिलौने बनाने का चाक भी टूट गया है। तो पीलू बोलती है, अजी आपने यहाँ पूजा घर में जो चाक रखा है वो इस्तेमाल कर लो, घर की चीज काम भी आ जाएगी। तो बबलू कहता है, वो चाक तो अपने पुरखों का है, उसमें पिताजी खिलौने बनाते थे। तो पीलू कहती है, हाँ उसमें देवी माँ का आशीर्वाद लग गया होगा, आखिर इतने सालों से उसी के सामने पूजा जो हो रही है। मेरी भक्ति कहती है कि उस चाक से हमारा भला होगा, आप उसी में काम करना शुरू कीजिए। और फिर अगले दिन पीलू अपने पूजा घर से पुरखों का पुराना चाक निकालती है और बबलू चाक में खिलौने बनाने लगता है। जैसे ही चाक में से मिनी मिट्टी से खिलौने बन जाते हैं, वैसे ही वो सोने में तब्दील हो जाते हैं। इसे देखकर पीलू बहुत खुश होती है और बबलू आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी वहाँ पर कड़क सेठ अपने गुंडों के साथ आ जाता है। बबलू, तुम्हारे पास इतने सोने के खिलौने कैसे आ गए हैं? तुम तो मायावी निकले। अब मैं तुम्हारे सोने के खिलौनों को लेकर चला जाऊंगा और ये चाक भी ले जाऊंगा। जरूर ये कोई चमत्कारी चाक है। तो पीलू कहती है, सुनो कड़क सेठ, तुम जरूरत से ज्यादा लालची और घमंडी हो, तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। ये देवी माँ का आशीर्वाद वाला चाक है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो कड़क कहता है, अरे पिद्दी चिड़िया, तू मुझे क्या डरा रही है? अगर तेरे पास देवी का आशीर्वाद होता तो अपनी दुकान बचा लेती। चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों पति पत्नी काम करने लायक नहीं रहोगे। तो पीलू कहती है, तुम कोशिश करके तो देख लो कड़क। कड़क चाक पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही उसे छूता है उस पर जोर से बिजली गिर जाती है। ये देखकर उसके गुंडे भाग जाते हैं। तो पीलू कहती है, देखा जी, अपने देवी माँ की आशीर्वाद से हमारे खिलौने सोने के बन गए और हमारे दुश्मन भी हमेशा के लिए चले गए। पीलू और बबलू ईमानदारी से मेहनत करते थे, जिसकी वजह से उनकी भक्ति रंग लाई। वो लोग मिट्टी के खिलौने बनाते तो फिर वो सोने के खिलौने में बदल जाते। उनको बेचने से वो लोग आलीशान जीवन जीने लगे। संभलपुर गांव में किसान अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के बहुत ही आलसी थे। बिना कुछ काम किए गांव में वो सब इधर उधर घूमते बेकार की जिंदगी जी रहे थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं आए। अरे धीरे धीरे ये भी काम सीख लेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? समय बीतता गया और रामलाल के लड़के काम करना तो दूर, सीखने की भी कोशिश नहीं करते। एक बार अचानक रामलाल की एक्सीडेंट हो जाती है। वह काफी दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाता। अरे रामू की माँ, उन चारों को बुला कर लाओ, इस स्थिति में उनसे 4 बात कर लेता हूँ। रामलाल की पत्नी चारों बच्चों को बुलाकर लाती है। लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद
अब सबका क्या होगा? तुम्हारी माँ की देखभाल कौन करेगा? मुझे यही चिंता खाए जा रही है। मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वो खजाना अपने खेतों में चारों दिशाओं में नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। कहता है। यह बात सुनकर चारों भाई खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके बच्चे खेत में छिपाया हुआ खजाना निकालने के लिए ठान लेते हैं। खजाने की लालच में कभी न काम किया हुआ चारों ने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनको कोई खजाना नजर नहीं आता है। चारों भाई घर आकर अपनी माँ को कहते हैं, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ क्यों बोला? उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला माँ, ये तो नाइंसाफी है ना। तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद दी है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद भाइयों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार समय समय पर पानी देते रहे। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर भाइयों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। बच्चों, तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। हमें आलस को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।